सीएम धामी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और कई नेता वर्चुअल बैठक में शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की तैयारी। उत्तराखंड में आई आपदा से नुकसान का आकलन जारी, जिला प्रशासन को सर्वे की कार्रवाई के दिए निर्देश। बजट में आपदा को लेकर राज्य को मिले विशेष पैकेज से उम्मीदें। सीएम धामी के केदारनाथ यात्रा मार्ग को सुचारू करने के निर्देश, कहा 1 सप्ताह में सुचारू हो जाएगा केदारनाथ यात्रा मार्ग। लैंडस्लाइड से केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग हुआ था बाधित। देहरादून में बने एकमात्र आइस स्केटिंग इंडोर रिंक अब सरकार के जिम्मे। 13 साल से बदहाल स्केटिंग रिंक के खुलने की उम्मीद। 80 करोड़ की लागत से बना आइस स्केटिंग रिंक। हल्द्वानी में नगर निगम के 60 वार्ड में कराए गए सर्वे। 4300 स्ट्रीट लाइटें निकली खराब। अभियान चलाकर 15 दिन के अंदर खराब स्ट्रीट लाइटें ठीक करने के आदेश। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निमिष सिन्हा और अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और चलिए इस वक्त उत्तराखंड की खबरों पर हम नजर डालेंगे और बता दें आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बीते बुधवार को सचिवालय में फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने मुलाकात की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित है। राज्य में फिल्म शूटिंग की अपार संभावनाएं हैं और राज्य में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है, जिसके लिए उत्तराखंड में फिल्म का निर्माण किए जाने पर सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। देहरादून उत्तराखंड सीएम धामी की अभिनेता राजपाल यादव से मुलाकात हुई है। तो चलिए आपको बता दें, इस मुलाकात के मद्देनजर उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित है, ये सीएम धामी ने कहा है और यहां पर फिल्म शूटिंग के बढ़ावे के लिए राज्य सरकार कार्यरत है और फिल्म निर्माण पर सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह ने भेंट की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और हिमाचल के कैबिनेट मंत्री के बीच उत्तराखंड और हिमाचल की आपसी कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए चर्चा की गई है। सीएम धामी ने कहा है कि दोनों राज्यों की सीमा पर स्थानीय काश्तकारों को टोल टैक्स में छूट प्रदान की जाए और इस अवसर पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी फोन पर बातचीत कर दोनों राज्यों की आपसी कनेक्टिविटी को और अधिक विस्तार देने पर चर्चा की गई। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल की भौगोलिक स्थिति लगभग एक जैसी है। हाल ही में संपन्न हुई नीति आयोग की बैठक में हिमालय राज्यों के समग्र विकास के लिए विशिष्ट नीतियां बनाने का भी अनुरोध किया गया है और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने वाले पांवटा साहिब में यमुना नदी पर 550 मीटर लंबे 2 लेन पुल पर वाहनों की आवाजाही के कारण भारी कंपन दिखाई देती है। आईआईटी रुड़की की जांच और संस्तुति के बाद सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार ने भी इसके मरम्मत को मंजूरी दे दी है। इसके लिए कम से कम 2 माह पुल के यातायात को बंद करना आवश्यक है। वहीं सीएम धामी ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार इसके लिए पूरा सहयोग देगी। पुल की मरम्मत से पहले देहरादून और सिरमौर के जिलाधिकारी डाइवर्जन प्लान बनाएंगे और विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल को उत्तराखंड से जोड़ने के प्रयासों पर बल देते हुए उत्तराखंड के यमुना नदी पर बनाए गए भीमावाला नावघाट 540 मीटर लंबे पुल को जोड़ने वाले 820 मीटर लंबे संपर्क मार्ग के निर्माण पर भी चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल से उत्तराखंड को जोड़ने वाले धौला से सेवाड़ो गरी तक 10 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य होने से डोडराकार क्षेत्र में 12 महीने आवागमन सुचारू हो जाएगा और दोनों राज्यों की आपसी कनेक्टिविटी भी बन जाएगी। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश की पूर्व लोकसभा सांसद प्रतिभा सिंह, सचिव लोक निर्माण विभाग डॉक्टर पंकज कुमार पांडे और हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो बता दें आपको देहरादून से ये खबर, जहां के सीएम धामी की कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के साथ बैठक हुई, उनसे मुलाकात हुई और उत्तराखंड हिमाचल की आपसी कनेक्टिविटी को लेकर चर्चा की गई है। राज्यों की सीमा पर
काश्तकारों को टोल टैक्स में छूट मिले, ये बातें रखी गई हैं। वहीं भीमावाला नावघाट को जोड़ने वाले मार्ग के निर्माण पर भी चर्चा की गई है, ताकि उत्तराखंड और हिमाचल की कनेक्टिविटी को तेजी दिया जा सके। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते बुधवार को सचिवालय में सचिव समिति की बैठक में प्रतिभाग किया है। सीएम धामी राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सचिव समिति की बैठक में भाग लिया है। 3 घंटे तक चली इस बैठक में राज्य हित से जुड़े कई विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य हित से जुड़ी योजनाओं के नीति निर्धारण और सरकार से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में सचिव गणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सचिव सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करते हैं और ऐसे में शासन और प्रशासन एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। राज्य के हर क्षेत्र में विकास के साथ ही लोगों का जीवन स्तर उठाने के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि योजनाओं के बेहतर निर्माण के साथ ही उनके सफल क्रियान्वयन के लिए पूरा एक्शन प्लान बनाया जाना चाहिए। सरकार की योजनाओं और निर्णयों का प्रभाव करोड़ों लोगों के जीवन पर पड़ता है, इसलिए योजनाओं और निर्णयों में राष्ट्र हित और जनहित पहली प्राथमिकता में होना चाहिए। कार्यों और योजनाओं के निर्माण में नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाए और आधुनिक तकनीक का अधिकतम इस्तेमाल भी किया जाए। गुड गवर्नेंस की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। नीति आयोग ने जारी सतत विकास लक्ष्यों में जिन इंडिकेटरों में हमें सुधार की आवश्यकता है उन पर विशेष ध्यान दिया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सचिव समिति की बैठक में राज्य हित से जुड़े विषयों की नियमित समीक्षा की जाए और श्रेष्ठ उत्तराखंड के निर्माण के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना है। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी 1 वर्ष के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं का एक रोस्टर प्लान बनाया जाए, जिसमें ऐसी योजनाएं शामिल हो जो व्यापक जनहित वाली हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की बड़ी परियोजनाओं की पृथक से वृहद स्तर पर समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि कई परियोजनाओं को दैवीय आपदा और अन्य किसी भी संभावित नुकसान से बचाने के लिए उनका सेफ्टी ऑडिट भी किया जाए। बैठक में बताया गया है कि 2070 तक भारत के नेट जीरो उत्सर्जन की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला लिया गया है। तो बता दें आपको उत्तराखंड देहरादून से ये खबर, जहां के सीएम धामी का सचिव समिति की बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। योजनाओं में नवाचार पर उन्होंने ध्यान दिया है। इसी के साथ योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के एक्शन प्लान भी बनाए गए हैं। आगामी 1 साल की योजनाओं के लिए रोस्टर प्लान भी जारी किए गए हैं। वहीं आजादी के महापर्व को हर घर तिरंगा अभियान के साथ इस बार भी भारतीय जनता पार्टी व्यापक स्वरूप में मनाने जा रही है। बता दें कि इस राष्ट्रीय अभियान की तैयारी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों, शिक्षा, संस्कृति और गृह मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और निर्देश दिया है। इस वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, गणेश जोशी भी शामिल रहे। बीजेपी अध्यक्ष ने सभी मुख्यमंत्रियों से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाए जाने की अपेक्षा की है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि देश की अखंडता और देशभक्ति की भावना को अधिक ताकत देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी ने ये कार्यक्रम देशवासियों को दिया है। पिछले 3 वर्षों से जारी इस राष्ट्रव्यापी अभियान को हम इस बार भी 13, 14, 15 अगस्त को बुद्ध स्तर पर मनाएंगे और इसी के साथ सभी जिलों में 3-3 लोगों को संयोजक और सह संयोजक की जिम्मेदारी भी दी जाएगी, जिसमें आगे मंडल स्तर तक इस अभियान के लिए टोलियों का गठन किया जाना है। बता दें कि युवा मोर्चा को विशेष रूप से इस अभियान के तहत विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बाइक रैली, स्कूटी रैली या पद यात्रा आदि के कार्यक्रम किए जाएंगे। ये यात्रा 11, 12, 13 अगस्त तक संपन्न की जाएगी और 13, 14 और 15 अगस्त को राज्य के सभी प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया जाएगा। इसी दौरान 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी और गोष्ठी, कैंडल मार्च, श्रद्धांजलि सभा आदि के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
तो बता दें आपको देहरादून से खबर, जहां के जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक हुई जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम समेत कई नेता और अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम धामी, कैबिनेट मंत्री और कई नेता शामिल रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने को लेकर ये मीटिंग की गई है। जब से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, उनका लगातार प्रयास रहा है कि जिन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में देश को आज़ाद करने के लिए अपने सर्वस्व को न्यौछावर किया है, देश के लिए बलिदान हुए हैं, उनकी यादों को हम सबके बीच में हमेशा वो यादें ताज़ा रहें, उनके किए हुए बलिदान को हर घर याद रखें। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हर घर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया था। कई वर्षों से लगातार ये यात्रा घर घर हर घर तिरंगा फहराने को लेकर चलती रही है। इस समय भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में हर घर तिरंगा फहराया जाए और हर बूथ पर, हर मंडल में, हर जिले में तिरंगा यात्रा निकाली जाए। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने इस आगे बढ़ाने के लिए सभी मंडलों में, जिलों में अपनी एक समिति का भी गठन किया है और ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम हो, इसके लिए तैयारी की गई है। तो हर घर तिरंगा फहराने अभियान को सफल बनाने के लिए जेपी नड्डा ने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें सीएम धामी से लेकर डिप्टी सीएम सभी मौजूद रहे। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बता दें कि उत्तराखंड में हर साल दैवीय आपदा आम लोगों के साथ साथ सरकार का भी करोड़ों रुपए का नुकसान करके जाती है। इस बार भी उधम सिंह नगर, टिहरी और फिर रुद्रप्रयाग के केदारनाथ में दैवीय आपदा से करोड़ों का नुकसान हुआ है। केदारनाथ धाम में 31 जुलाई की रात आई आपदा से गौरी कुंड को जोड़ने वाले मोटर मार्ग का तकरीबन 700 मीटर का पैच पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है। इसके अलावा गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक का पैदल मार्ग तकरीबन आधा दर्जन जगहों पर पूरी तरह से बह गया है। वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसको लेकर कहा कि आपदा के नुकसान को लेकर आकलन का कार्य लगातार जारी है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जिला प्रशासन को राहत बचाव कार्यों के साथ साथ आपदा के नुकसान का आकलन और सर्वे की कार्रवाई के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र के बजट को लेकर जब उनसे सुझाव मांगा गया था तो उन्होंने आपदा में प्रदेश को होने वाले नुकसान का विषय रखा था और उन्हें इस बात की खुशी है कि इस बार के बजट में उत्तराखंड के लिए आपदा में नुकसान की भरपाई को लेकर अलग से बजट रखा गया है जो मरहम लगाने का काम करेगा। देखिए, जो भी आपदा कभी आती है निश्चित रूप से हम उसका सर्वेक्षण करते हैं, उसकी जानकारियां जुटाते हैं और हर बार हमें संतोष है इस बात का कि हमारे केंद्र सरकार हमें भरपूर आशीर्वाद देती है। अभी जो केदारनाथ यात्रा में जो हमारे लोग फंसे थे, हालांकि वो हमारे लगभग सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। वहाँ जिस प्रकार से क्षति हुई है, जिस प्रकार से मार्ग अवरुद्ध हुए हैं, जिस प्रकार से पुल डैमेज हुए हैं, जिस प्रकार से अन्य जो नुकसान हुआ है, उसको लेके हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब, इन्होंने शुरू से लेके आज तक हमारी मदद की। चाहे हमें चिनकू हेलीकॉप्टर की बात करें, MG-17 की हम लोग बात करें, ये सहायता हमारी की है। और जिस तरह से यदि मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूं कि अभी जो वित्त मंत्री जी के साथ हमारी बैठक हुई थी और मैंने जो मांग पत्र दिया था, उसमें एक मांग मेरी ये भी थी कि हमारे को आपदा के क्षेत्र में हमें विशेष रूप से दिया जाना चाहिए। तो इस बजट में उसका प्रावधान किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हाल फिलहाल जो घटनाएं हुई हैं, इसको लेके सर्वेक्षण करके हम लोग आग्रह तो करते ही हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे केंद्र। वहीं सीएम धामी की नरेंद्र सिंह नेगी से शिष्टाचार भेंट हुई है। जी हां, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे उत्तराखंड से, जहां की सीएम धामी की नरेंद्र सिंह नेगी से शिष्टाचार भेंट हुई है। बता दें आपको कि उत्तराखंड के लोक गीतकार हैं नरेंद्र सिंह नेगी और देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में उनकी मुलाकात हुई है। तो देखिए, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे उत्तराखंड से, जहां की नरेंद्र सिंह नेगी की शिष्टाचार भेंट हुई है सीएम धामी से
और आप देख सकते हैं देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर यह भेंट की गई है। बता दें कि देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में ये भेंट हुई है और गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी सीएम धामी से मिलने पहुंचे, उनके आवास पर पहुंचे हैं, जहां के दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के लोक गीतों को लेकर काफी प्रसिद्ध माने जाते हैं नरेंद्र सिंह नेगी, और लोक गीत को लेकर नरेंद्र सिंह का जो चेहरा है, ये जो नाम है, पूरे उत्तराखंड के लोगों के नाम पर शुमार रहता है। और ऐसे में नरेंद्र सिंह नेगी जो गीतकार हैं, जो प्रसिद्ध लोक गीतकार है नरेंद्र सिंह नेगी, इनकी सीएम धामी से शिष्टाचार भेंट हुई है। और बता दें इस मौके पर ये जो मौका है, देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर ये भेंट हुई है और इस दरमियान ये जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बता दें कि देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बने एकमात्र इंडोर रिंक का जिम्मा अब सरकार ने अपने पास ले लिया है। जी हां, इससे पहले एक निजी कंपनी इसका संचालन कर रही थी। बता दें आपको कि 13 साल से बदहाल पड़े साउथ ईस्टर्न एशिया के एकमात्र आइस स्केटिंग रिंक के खुलने की उम्मीद जगी है और इस खेल विभाग के सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। बता दें आपको कि 2011 में साउथ ईस्टर्न एशियन विंटर गेम्स के लिए 80 करोड़ की लागत से इस आइस स्केटिंग रिंक को बनाया गया था। इस प्रतियोगिता में भारत के अलावा पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका ने हिस्सा लिया था। वहीं सिर्फ एक आयोजन के बाद यहां न कोई प्रतियोगिता हुई और न ही यहां कोई खिलाड़ी अभ्यास करता है। ऐसे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए बने इस रिंक का लाभ खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रहा है। तो बता दें कि अब इसको लेकर अब सजगता जो है, अब जो कार्य है वो शुरू किया जाएगा। देहरादून से खबर, जहां की आइस स्केटिंग इंडोर रिंक अब सरकार की जिम्मेदारी हो गई है। इससे पहले एक निजी कंपनी इसका संचालन कर रही थी और 13 साल के बदहाल स्केटिंग रिंक के बाद अब सरकार जो है वो इसे अपने कब्जे में ले ली है और सरकार अब इस पर काम करेगी। वहीं बता दें कि 80 करोड़ की लागत से ये आइस स्केटिंग रिंक बना था और उसके बाद अब जो है इसे आगे बढ़ाएगी उत्तराखंड सरकार। तो बता दें आपको उत्तराखंड सरकार ने इस आइस स्केटिंग इंडोर रिंक की जिम्मेदारी ले ली है। हुआ कि आइस स्केटिंग रिंक सहित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जो था वो आईएलएफएस के पास हमने लीज पे दिया हुआ था 30 साल के लिए। उसके बाद फिर वो कंपनी उसको चला नहीं पाई, फिर कोविड आया, बैंकरप्ट हो गई, एनसीएलटी में गई, एनसीएलटी से डिसीजन हुआ। अभी हमने उसको, राज्य सरकार ने अभी उसको हमने टेक ओवर किया करीब 2-2.5 महीने पहले। तो उसके बाद, चूँकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि उसके बाद उसमें कोई भी इवेंट हो नहीं पाया, उसके मेंटेनेंस भी उन लोगों ने नहीं की, बहुत सारी चीज़ें ख़राब रही। वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग मशीनरीज वगैरह हैं उन सबको ठीक करा के उसको हमारा शुरू करने का प्रयास है। और अगर आप अभी जाएंगे तो वहाँ पे काम तेज़ी से चल रहा है। अभी राज्य सरकार के सामने हमने प्रस्ताव रखा था, तो वित्त विभाग ने अभी उसमें 10 करोड़ रुपए देने की सहमति जताई है। तो उम्मीद है कि हम उसको जल्दी ही रेनोवेट करा के, जल्दी ही उसको रिपेयर करके, सारी चीज़ों को ठीक करके हम उसको जल्द से जल्द हमारा शुरू करने का प्रस्ताव। तो अब खबर खटीमा से आ रही है। बता दें कि उधम सिंह नगर के खटीमा में 7 और 8 जुलाई को भारी बारिश के साथ आई आपदा, बाढ़ में प्रभावित परिवारों के आवास में पानी भर गया था, जिससे घरेलू सामान बाढ़ के पानी में डूबकर पूरी तरह नष्ट हो चुका था, जिसमें बड़ी अंजनिया टेढ़ा घाट में अभी तक सरकार की सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। और जबकि मौके पर राजस्व विभाग की टीम ने सर्वे किया है, जिसमें पात्र व्यक्तियों को जानबूझकर छोड़ते हुए ऐसे अपात्रों को चेक वितरित किए गए हैं जिनके न तो घरों में पानी पहुंचा और न ही कोई नुकसान हुआ है। बता दें आपको, जिसको लेकर हयात सिंह बिष्ट के साथ ग्रामीणों ने राजस्व की कमी को दिखाया और बताया है। उन्होंने कहा है कि ध्यान न देकर अपात्रों को चेक उपलब्ध कर दिए गए, जिस पर ग्रामीणों का कहना है कि तथ्यों की गहनता से जांच की जाए और अपात्रों से चेक धनराशि वापस देकर पात्रों को उपलब्ध कराई जाए। यदि इसकी जांच नहीं की गई तो अपात्रों से वितरित चेक धनराशि वापस ली गई तो प्रार्थी गण
धरना प्रदर्शन करने को विवश हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रार्थीगण ने जांच कर अपात्रों से चेक धनराशि वापस लेकर आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग रखी है और तत्कालीन कार्रवाई करते हुए उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने ये बताया है कि इस मामले की जांच की जाएगी और जो लोग रह गए हैं उनको जल्द से जल्द सहायता दिलाने की बात कही गई है। इसके साथ ही सभी लोगों को डांटा भी गया है और इस पर एक्शन लेने को कहा गया है। क्योंकि बड़े इंजीनियर के कुछ लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि कुछ पात्र व्यक्ति छूट गए, लेकिन हमारा लगभग हमारे पटवारी जो हमारी टीम बनी हुई थी उन्होंने लगभग सारा सर्वे कर चुके हैं और सारे पात्र व्यक्तियों को हमारे द्वारा चेक का वितरण किया जा चुका है और सर्वे भी किया जा चुका है, जिसमें से कुछ लोगों को पात्र व्यक्तियों को अभी चेक वितरण किए जाना अभी और बाकी है। तो लगभग हम सभी 100% लगभग हम जो पात्र व्यक्ति जो इस बाढ़ से प्रभावित हुए उनको चेक वितरण कर रहे हैं। इसकी हम एक्सेल शीट भी बना रहे हैं और सारा का सारा सबके सामने हम उसको दे भी देंगे, वेबसाइट में भी अपलोड कर देंगे कि वो हम खुद ही देख लेंगे कि किन किन लोगों को ये वितरित हो चुका है। सर कितने दिन देखिए चेक वितरण मेरे ख्याल से आज शाम या कल सुबह तक हम पूरा कर देंगे। लोगों ने अगर बात क्योंकि वाटर लोगों की समस्या तो यहाँ पर है, इसके लिए जो एक बृहद प्लान है 250 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट जो है, जो खटीमा क्षेत्र में एक ड्रेनेज सिस्टम बनना है, लेकिन उसमें कुछ समय लगेगा, 2-3 साल का शायद समय लग जाए उसमें, क्योंकि उसमें सर्वेक्षण कार्य होना है। तो उसके छोड़कर अगर हम अभी त्वरित रूप में जो हम कार्रवाई करना चाहेंगे उसमें हम ईओ साहब को भी मैंने निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ पर जो जल निगम वगैरह वालों ने जो पाइपलाइन खो दी थी उसके कुछ टेंडर हम अभी फ्लोट कर रहे हैं। उस टेंडर के हिसाब से हम नाली का भी निर्माण करेंगे और सड़कों का भी निर्माण करेंगे, तो एक वाटर लोगों की समस्या वहाँ से भी सॉल्व हो जाएगी। कई जगह पर जहाँ पर जल निगम वालों ने नहीं खोदे हैं लेकिन वहाँ पर वाटर लोगों की समस्या है, तो उसके भी हम टेंडर फ्लोट करेंगे। तो हम लगभग मतलब काफ़ी एरिया को हम कवर कर लेंगे। हमारे बड़े इंजीनियर में 200-250 करोड़ ऐसा है जिनकी स्थिति बिल्कुल खराब हुई थी। 7 तारीख को जो आपदा आई थी, किसी का दीवार चढ़ गया, किसी के भूसे बिक गए, किसी के गेहूँ बिक गए, किसी के पास खाने की कोई राशन नहीं बचा। उन तक जो है ये बाढ़ का कोई सुविधा नहीं मिलता है। हमने एसडीएम साहब से मेरे फोन में बात की थी, एसडीएम साहब ने मेरे को आश्वासन दिया था कि जितने भी लोग आपके बचे हुए हैं सबको दिया जाएगा, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरी में आज 300 लोग 300-400 लोग पब्लिक हमारे ग्राम सभा में। हम ये नहीं कहते हैं कि आप तहसील, हम किसी को आरोप नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं तहसीलदार आए, पटवारी को लेकर आए, हमारे ग्राम सभा के 4 सियाने आदमी को पकड़ रहे हैं, 2 राणा बस्ती के 2 बंगाली मिले, वो लोग उन लोगों से जांच कराया जाए, जहाँ गलत पाया जाता है भाई उनको दो, जहाँ जिनका नुकसान हो उनको दो। आप इसमें बीजेपी का कोई वहाँ नेता है ना वहाँ का कांग्रेस का नेता है, वहाँ गांव के सज्जन आदमी बुजुर्ग आदमी को पकड़े और जिनका नुकसान होगा वो दिया जाए। अगर नहीं कुछ ऐसा करते हैं या फिर ये राजनीति चक्कर में, कांग्रेस बीजेपी चक्कर में अगर आम आदमी पिसता है तो आने वाला समय भी बताएगा भाई क्या होता है कि गरीब आदमी, अगर गरीब आदमी को नुकसान किया जाएगा, गरीब आदमी नहीं मिलेगा। ये कांग्रेस बीजेपी नेता के चक्कर में अगर हम पड़ गए तो आगे देखेंगे, अगर इनको नहीं मिला 250 लोगों की बहुत देर फिर इसकी जांच हो। हमारे पास तो वीडियो भी है, हम चाहते हैं इसकी जांच हो। हमेशा कहा जा रहा है दोनों तरफ से ये लोग गाँव को लेबरी करने वाले, इनको तो एक पैसा नहीं पड़ा। कौन जो भी ले रहा है हम मीडिया के सामने भी रखते हैं, सब वहाँ जो 2-2 मंजिला मकान को मिल रहा है, 3-3 मंजिलों मकान मिल रहा है, जिनके घरों में गाड़ी खड़ी होती है रोड में उनको पैसा मिल रहा है। इनको क्या मिल रहा भाई? ये गरीबों के हमेशा टूटू चलाने वाले हैं, जिसके घर में खेती ये जो है फिर किसको कुछ नहीं दिया जा रहा। अरे उनको ना जिनके घर में राशन नहीं है, पानी नहीं है, लेबरी करता उनका पूरा भीग गया। तो चलिए अगली खबर मसूरी से आ रही है। बता दें कि पिछले दिनों भारी बारिश के बाद भूस्खलन से मसूरी देहरादून गलोगी धार के पास मार्ग टूट गया और संकरा हो गया। सुरक्षा की दृष्टि से एसडीएम मसूरी ने इस मार्ग को बड़े वाहनों और बसों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया था, जिससे लोगों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में उत्तराखंड परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक पूजा केहड़ा से मुलाकात की और मसूरी देहरादून बस संचालन किए जाने की मांग उठाई है। इसके साथ ही संचालन को लेकर कई सुझाव भी दिए गए हैं। रजत अग्रवाल का कहना है कि मसूरी में परिवहन विभाग की बसें न चलने से दैनिक यात्रियों, स्कूली बच्चों और पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मसूरी देहरादून बस सेवा पूर्व की भांति संचालित की जाए और बड़ी बस नहीं आ सकती है तो छोटी बसों का संचालन किया जाए। अगर छोटी बसें उपलब्ध नहीं है
है तो क्षतिग्रस्त रास्ते के दोनों ओर से बसों को संचालित किया जाए। बसों का समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक किया जाए। इसके साथ ही मसूरी देहरादून वाया बारलोगंज झड़ी पानी के लिए कम से कम दिन में 3 बार बस सेवाएं संचालित किया जाए। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधन पूजा केहड़ा ने कहा है कि मसूरी देहरादून बस सेवा आगामी 48 घंटे के अंदर शुरू हो जाएगी और रोड खुलने पर माह के अंत तक बसें मसूरी देहरादून वाया झड़ी पानी से आएगी। तो बता दें आपको ये मांगे रखी गई हैं और मसूरी से ये आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां की मसूरी उत्तराखंड गलोगी धार के पास ये रोड टूटने से रोड संकड़ा हो गया है और यहां पर यात्रियों, स्कूली बच्चों, पर्यटकों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और प्रतिनिधि मंडल ने क्षेत्रीय प्रबंधक से मुलाकात की है। परिवहन विभाग की बसें संचालित करने की मांग रखी गई है। उत्तराखंड परिवहन निगम के मंडलीय कार्यालय में एक कल बैठक करी, मुलाकात करी उच्च अधिकारियों से, क्योंकि मसूरी देहरादून बस सेवा जो थी वो पिछले 3 सप्ताह से ठप थी और यात्रियों को, निवासियों को, पर्यटक भाइयों बहनों को, हमारे छात्र छात्राओं को बहुत असुविधा हो रही थी यहाँ से देहरादून आने और जाने में। साथ में टैक्सी का किराया वहन करने में भी कई लोगों को परेशानी आ रही थी। इस संदर्भ में जब हमने मुलाकात की तो हमें आश्वस्त किया गया कि मसूरी देहरादून बस सेवा 7 या 8 तारीख से शुरू कर दी जाएगी और साथ साथ ये बस सेवा 3 बसें जो है वो पिक्चर पैलेस लाइब्रेरी तरफ रहेंगी, 3 बसें देहरादून रहेंगी और एक करके जैसी बस भरेगी मसूरी से वो आधे रास्ते तक छोड़ेगी जो हमारे पर्यटक भाई हैं या हमारे निवासी हैं, जो यात्री हैं। और ऐसी जो देहरादून वाली बस होगी वो एक गलोगी पर छोड़ेगी और आपसी में फेरबदल करके बसों का संचालन किया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे द्वारा आवाज़ भी उठाई गई कि बसों का समय बढ़ना चाहिए। 1950 के दशक से आज तक बसें जो आखिरी बस है वो 8 साढ़े 8 बजे चलती है। हमने समय को बढ़ाने की मांग करी है, 10 बजे तक बढ़ाने की मांग करी है, छोटे बस संचालन करने की मांग करी है। बारलोगंज झड़ी पानी जहाँ पे आज 3000 से अधिक लोग निवास करते हैं, इस क्षेत्र के लोगों को मसूरी आने और देहरादून जाने में बड़ी परेशानी होती है। वहाँ पर कम से कम 2 बस सेवा प्रतिदिन शुरू करने की बात करी है, जिसका हमें आश्वासन मिला है सितंबर के पहले सप्ताह में बारलोगंज झड़ी पानी के रूट में बसें चलेंगी। तो चलिए फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।